Uh, let's start our session today. In fact, what I have planned for today is to start practicing the bank reconciliation statement. और during the practice जो भी हमें issues आएंगे that we would be like resolving side by side. तो आपकी जो बुक है उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से इसको शुरू कर रहा हूँ. यू मे ओपन योर बुक्स फॉर पेज नंबर 297. ओके, जिसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 is in my focus. I'll bring that down over here. जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. ओके, इसमें ये कहता है कि ऑन 30th June द कैश अकाउंट ऑफ सोहराब्स बिजनेस शोड अ बैलेंस एट बैंक रुपीज़ 1.5 million. ओके, बैलेंस एट बैंक ये किसने बताया? कैश अकाउंट ने. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं. मीन्स हमें बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमने सीखा है पहले. यहाँ पे मैं दोबारा से आपको रीइटरेट कर दूँ कि एक बैलेंस होता है एज पर द कैश बुक, मीन्स द बैंक बुक, और एक बैलेंस होता है एज पर द बैंक स्टेटमेंट. ओके, जो एज पर बैंक बुक है ये वही बैलेंस है जो कि बिजनेस अपने कैश बुक में बैंक के कॉलम में मेंटेन करता है. तो इसे हम कैश बुक बैंक कॉलम भी कहेंगे. और अगर इसी को वो सिर्फ बैंक अकाउंट कहता है तो हम माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है एक लेजर में मेंटेन हो रहा है. ठीक है, तो कैश बुक बैंक कॉलम भी कह सकता है, बैंक अकाउंट भी कह सकता है, सिंपल कैश अकाउंट भी कह सकता है. सिंपली ये बात ज़हन में रखें कि शो ये होना चाहिए कि बिज़नेस के रिकॉर्ड में ये बैलेंस अपीयर हो रहा है. और जो बैंक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बैलेंस की अपीयरिंग इन इट्स बुक्स, वो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी कहला सकता है. और पुराने ज़माने में पासबुक के ज़रिए से ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम होती प्रोवाइड की जाती थी. तो अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपको नज़र आए जिसमें उसने पासबुक लिखा हुआ है तो परेशान नहीं होना. पासबुक का मतलब वही बैलेंस है जो कि बैंक स्टेटमेंट ने हमें बताया. ठीक है, यानी कि बैंक के रिकॉर्ड से जो बैलेंस मालूम होगा वो बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के तौर पर हम उसको अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान लिखेंगे. और बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर बैंक बुक या बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये वो बैलेंस होगा जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. तो जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इन दोनों बैलेंसेस में बाज़ औक़ात डिफरेंस होता है. और वो डिफरेंस की रीज़न 2 मैंने आपको बताई थी. एक रीज़न मिस्टेक की होती है और दूसरी रीज़न मिसअंडरस्टैंडिंग की होती है. ठीक है, तो वो मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग की जो रीज़न होती है उस रीज़न पे बेस्ड हम देखते हैं कि अब हमें जो है वो किस तरह से बैंक के बैलेंस के इक्वल आना है. जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम करेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, उनको हम करेक्ट करते हैं मिस्टेक्स को. और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनके लिए हम रिकंसाइल करते हैं.
रिकंसाइल करते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में एक और बात ये ज़हन में रखना कि ये टाइमिंग डिफरेंस होती है। बाय द टाइम खुद ही इसने रिमूव हो जाना होता है। कहते हैं ना गलत फहमी हो गई। अब वो गलत फहमी जो होती है वो वक्ती होती है, कुछ वक़्त के बाद वो रिज़ॉल्व हो जाती है। तो ये गलत फहमी है जिसको कि हम रिकंसाइल करते हैं और जो मिस्टेक हो गई उसको करेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर उसको अकाउंटिंग में कहते हैं कि अब हमें अपनी कैश बुक में कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे उसके लिए हम, ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। तो यूँ अब मैं क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। वो कह रहा है कि कैश अकाउंट यानी कि हमारे बिज़नेस का जो बैलेंस है, बिज़नेस की बुक्स जो बैलेंस बता रही हैं वो 1.5 मिलियन है, वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट, अब ये बैंक स्टेटमेंट हमें बता रही है कि चेक्स फॉर 70,000 and 90,000 and 100,000 had not been presented for payment, and that lodgements totaling 210,000 had not been cleared। अब टर्मिनोलॉजी साथ साथ आप देखते जाइएगा कि जी किस तरह की आती हैं। जबकि वो कह रहा है कि जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो 1.5 मिलियन है, 1.55 मिलियन है। ओके वेल, हमने जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो बनाएंगे, मैं एडवाइस करूँगा कि आप साथ साथ नोटबुक में इसको ख़ुद से भी सॉल्व करते चले जाएं। व्हाट्सएवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आप साथ साथ अपनी नोटबुक में भी उसको सॉल्व करें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनेगी, ये आपसे मैंने बताया था कि जी ऑन द रिपोर्टिंग डेट बनती है, जिस तरह से बैलेंस शीट ऑन द रिपोर्टिंग डेट बनती है, एज ऑन 30th June whatever the year। हम बात शुरू करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। ओके, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैंक स्टेटमेंट जो बैलेंस बताती है वो क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। इसलिए कि जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, ये हम बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं, ये बैंक है, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो हमारे लिए वो एसेट है, क्योंकि ये जो पैसे हमने बैंक में जमा करवाए हैं ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, हमारे लिए ये एसेट है। बैंक के लिए ये लायबिलिटी है, बैंक इसको लायबिलिटी कहेगा क्योंकि बैंक ने तो अमानत के तौर पर ली है ना, बैंक ने अमानत के तौर पे कैश रिसीव किया है। तो बैंक के लिए ये एक एसेट है जो कि उसने, सॉरी, बैंक के लिए एक लायबिलिटी है जो कि उसने हमें वापस करने हैं ऑन आवर डिमांड। लिहाजा बैंक की बुक्स में हम इसको अमानत के तौर पर ले रहे होंगे, लायबिलिटी के तौर पर ले रहे होंगे। तो लायबिलिटी की नेचर आपको मालूम है कि क्रेडिट होती है और एसेट की नेचर जो है वो डेबिट होती है। तो जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नज़र आ रहा होगा वो क्रेडिट के तौर पर हम लिखेंगे ₹1,550,000, ये हमने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद अब देखिए दो गलत फहमियाँ हैं। एक गलत फहमी क्या है कि बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि चेक्स ऑफ 70,000 and 90,000 and 100,000 had not been presented। मैंने कल आपसे जिक्र किया था इसका लास्ट लेक्चर में, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं पहले तो ये बताइए। 70,000 का एक चेक है
90,000 और 100,000, 260,000 के ये चेक्स हैं जो कि प्रेजेंट नहीं हुए। अब मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या ज़हन में आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपने अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी, एक स्टाफ मेंबर को सैलरी पे की, आपने चेक दे दिया, पीस ऑफ चेक उसको आपने दे दिया कि जाओ जाके बैंक से पैसे ले लेना अपनी सैलरी के। वो साहब गए ही नहीं। आपने ये चेक उसको सपोजली लास्ट डे को दिया, 30 जून को, और जब आपने 30 जून को ये चेक उसको थमा दिया, आपने अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली कि सैलरीज एज एन एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, क्योंकि आपने तो वो डिक्रीज शो कर दी ना कि हमारे एक्सपेंस हो गए, हमने सैलरीज पे कर दी। अभी हम यही एज्यूम करते हैं कि ये 260,000 के भी चेक जो हैं सपोजली सैलरी के हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल में उसने कहीं नहीं बताया हुआ कि किस चीज़ के चेक है। हम कुछ भी एज्यूम कर लें कि आपने पेमेंट की है स्टाफ सैलरीज़ के, 3 स्टाफ मेंबर्स को आपने सैलरीज़ के चेक दिए, 70,000, 90,000, 100,000 के, जाइए और बैंक से पैसे ले लीजिए। वो बैंक में ही नहीं गए, उन्होंने कहा जी ठीक है 2-4-5 दिन के बाद चले जाएंगे। एग्जैक्टली 30 जून को जब आपने बैंक को जाके नॉक किया और कहा कि जी बताइए बैलेंस क्या है, तो डिफरेंट था। उसको प्रॉब करने से पता चला कि इतने ये चेक हैं जो कि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। अगर प्रेजेंट होते तो बैंक अदायगी कर देता, ये डिफरेंस ना आता। तो एक टाइमिंग डिफरेंस है। वेल, अब बैंक अगर अदायगी करता तो ये बात याद रखिए कि बैंक की बुक्स में बैलेंस लायबिलिटी के तौर पर नज़र आ रहा है। अदायगी करता तो बैंक की लायबिलिटी उतनी रिड्यूस कर जाती। रिड्यूस करने का मतलब है कि बैंक डेबिट के तौर पर उसको रिकॉर्ड करता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अनप्रेजेंटेड चेक बेटे याद रखिएगा कि बैंक की बुक्स में डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। हम ये काम बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक और बात की थी। अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये बैंक रिकन्सिलेशन कौन बना रहा है? ये आप ही बना रहे हैं, लेकिन आपका सीनियर अकाउंटेंट, मैं ये समझाने के लिए बात करता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट को नहीं पता था कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो एक सीनियर अकाउंटेंट ने उसको टेकअप किया मैटर को। वो कहता है कि लाओ मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि ये क्यों तुम्हारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा बैंक के साथ। तो वो सीनियर अकाउंटेंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर शो करता है, और फिर देखता है कि बैलेंस हमारी बुक्स के बराबर आया या नहीं। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होती। ये सिर्फ एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है जो रिकन्साइल कर रही है हमारे बैलेंस को बैंक के बैलेंस के साथ। गॉट द पॉइंट? वेल, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। वो कहता है कि एंड एक और फ़र्क था, लॉजमेंट्स टोटलिंग 210 हैड नॉट बीन क्लियर्ड। अमूमन कुछ अल्फाज स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, और अगर उनके लिटरल मीनिंग्स देखे जाएं तो बात बड़ी सादगी में समझ आ जाया करती है। लॉजमेंट होती है किसी जगह पे कुछ दाखिल होना, ठीक है? तो आपने बैंक में कुछ चेक्स जमा करवाए जो कि भी बैंक में क्लियर नहीं हुए। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि आपके कुछ चेक्स जो हैं कस्टमर से रिसीव हुए, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन चूंकि वो लास्ट डे पे आपने डिपॉजिट करवाया या एक आध दिन पहले डिपॉजिट करवाया, क्लोजिंग डेट आ गई। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लॉजमेंट्स या चेक्स जो बैंक में जमा करवाए जाते हैं ये 3 वर्किंग डे लेते हैं क्लियर होने में। क्लियरिंग हाउस जाते हैं, वहाँ से जाके क्लियर होते हैं, और फिर बैंक कहता है कि हाँ जी मैंने अमानतन आपकी रकम वसूल कर ली, और बैंक अपने आप को ऑब्लिगेशन में ले आता है कि ठीक है जी मैंने ये पैसे वसूल कर लिए। इन अ वे ये लॉजमेंट्स जो कि क्लियर नहीं हुई, हमें लास्ट डेट पे पता चला, इसको हम अनकलेक्टेड चेक्स
कह सकते हैं, अनक्लियर्ड चेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनक्लियर्ड चेक्स के बारे में ये है कि अगर बैंक को वक्त पर ये चेक मिल जाता और क्लियरिंग हाउस से वो क्लियर होकर आ जाता, तो बैंक अपनी फर्दर लायबिलिटी इंक्रीज़ कर लेता कि जी मुझे मज़ीद पैसे इस बिज़नेस के बैंक इस बिज़नेस के बिहाफ पर रिसीव हो गए। तो वो चूँकि नहीं आया, हम उसे रिकंसाइल करने के लिए देखते हैं कि 210 क्रेडिट कर दो। जब हम क्रेडिट करते हैं तो अब हम कहते हैं कि देखिए ज़रा बैंक का बैलेंस क्या है। क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होगा, डेबिट माइनस होगा। तो जब इसको आप करेंगे 1550 माइनस 260 प्लस 210, वाई प्लस, क्योंकि क्रेडिट और क्रेडिट प्लस होगा बेटे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैं जानबूझकर प्लस माइनस के साइंस नहीं डालूंगा और आपको भी मना करूंगा कि प्लस माइनस के साइन के ज़रिए से इसको याद करने की या रट्टा लगाने की कोशिश ना कीजिएगा। और डेबिट चूँकि इसकी ऑपोजिट नेचर है, उससे वो माइनस होगा। तो आप देखिए आपके पास 1500,000 क्रेडिट बैलेंस बैंक की बुक्स में आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि आपकी बुक्स क्या कहती थीं। आपकी बुक्स ये कहती थीं कि जनाब 30 जून को हमारा बैलेंस जो है 1.5 मिलियन का है। तो वो यहाँ पर आप तहरीर करें कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बुक और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक कॉलम, जो भी आप लिखना चाहें, इज़ डेबिट। आपकी बुक्स में डेबिट 1.5 मिलियन एग्जैक्टली टैली कर रहा है और ये चीज़ हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की कंप्लीट हो गई। ओके, वेरी वेल। जी बेटा। सर ये अनकलेक्टेड चेक्स का एक दफ़ा समझा दें, इसका क्या सिनेरियो है? ओके, बता देता हूँ। आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था बेटा? जी सर किया था, ये थोड़ा तब इशू कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जस्ट उसको देखना चाह रहा हूँ कि आप किस लेवल पे इसको समझने के चाह रहे हैं। ओके अच्छा जी, हमने कल जो बात की थी मैं वहाँ से बात को उठाना चाहूँगा। देखो बेटे, ये कल हमने जो बात की थी वो ये थी कि हमने 700 के चेक्स बैंक में जमा करवाए, ये वाली बात थी। हमारी कंपनी का नाम है सैंपल कंपनी। ओके, हम जिस बैंक के साथ डील कर रहे हैं वो है हबीब बैंक, HBL। हमने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल से 700 के चेक्स रिसीव किए, बल्कि उससे पीछे इस एग्जांपल से आ रहे हैं ना। हमने अपने एक कस्टमर से 500 का चेक रिसीव किया। अब सिंपल सी अकाउंटिंग एंट्री है, बैंक अकाउंट को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। ओके, और वो चेक हमने बैंक में लॉन्च करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। बैंक को उसके अगेंस्ट क्लियरेंस हो गई, बैंक ने कैश रिसीव कर लिया और सैंपल कंपनी को क्रेडिट कर दिया 500,000 से ये आपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए आपने डेबिट किया बैंक को, बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया। पहले तो बेटे बताओ यहाँ तक बात समझ आती है, यस और नो? जी सर आती है। गुड। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आपको 30 जनवरी को एक और चेक रिसीव हुआ। वो जो 30 जनवरी को चेक रिसीव हुआ, आपने अगेन बैंक को डेबिट करके डेटर्स को या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अब वो जो बैंक को डेबिट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, आपका अकाउंटेंट बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपके अकाउंटेंट को यही पता है कि जब भी पैसे मिलने हैं डेटर से तो डेटर को क्रेडिट कर दें, क्योंकि पैसे उससे मिल गए, अकाउंट रिसीवेबल क्लियर हो गए और बैंक में पैसे जमा करवा दिए। उसने चेक भेज दिया बैंक में 30 जनवरी को, लेकिन बैंक में वो चेक अभी क्लियरेंस में फंसा हुआ, यूँ कह लीजिए। ओके, क्लियरेंस के प्रोसीजर्स में
वो चला गया। और क्लियरेंस के प्रोसीजर्स टेक नॉर्मली 3 वर्किंग डेज। उन 3 वर्किंग डेज में 31st क्लोजिंग डेट आ गई। अब क्लोजिंग डेट को बैंक में तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ का मतलब है कि बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। अब जब आपके अकाउंट को उसने क्रेडिट नहीं किया तो आपकी बैंक बुक जो है वो डिफरेंट बैलेंस बता रही है, 1600 बता रही है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो उस डेट को डिफरेंट बैलेंस बता रही है, 900 बता रही है। दोनों आपस में टैली नहीं कर रहे, झगड़ा हो गया। अब सीनियर अकाउंटेंट आ गया। सीनियर अकाउंटेंट ने कहा कि ये झगड़ा कोई ऐसा नहीं है, रिकनसाइल कर सकते हैं, टाइमिंग डिफरेंस है। उसने कहा कि ये सिंपली टाइमिंग डिफरेंस है। उस टाइमिंग डिफरेंस को उसने कहा कि हम झगड़े में नहीं डालते, हम उसको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी बेस पर हमारा बैलेंस टैली नहीं कर रहा बैंक के बताए हुए बैलेंस के साथ। हमारा मीन्स कैश बुक बैंक कॉलम का बैलेंस। सीनियर अकाउंटेंट ने कहा चलो जी हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसने एज़ पर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस उठाया, क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस 900 का, ये वाला 900 का बैलेंस उसने उठाया, लिख दिया। और जो चेक कलेक्ट नहीं हुए थे, जो क्रेडिट नहीं हुए थे, अनक्रेडिटेड चेक्स थे, उन चेक्स को उसने क्रेडिट कर दिया कि अगर बैंक उनको क्रेडिट कर देखे ना, ये बैलेंस भी तो आपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट लिखा है ना, 900 बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट बैलेंस है, तो आप नीचे जो ट्रीटमेंट करेंगे वो भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट होना चाहिए। अब आपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट किया तो दोनों क्रेडिट मिलके टोटल हो गए क्रेडिट 1600। आपने कहा वाह भाई हमारा भी तो 1600 है, लेकिन आपका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, आपका डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली बैंक का क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए। ये दोनों टैली करके क्लियर हो गई बात कि जी हम अनक्लियर्ड चेक को किस तरह से ट्रीट करेंगे। ये थी बेटे बात। बताइए क्लियर हो गई बात आपको? जी सर, हो गई। एक्सीलेंट। और मेरे बच्चे को किसी को वेलकम बेटे, किसी और बच्चे को कोई इसके अंदर पूछने की बात हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी। ओके, ये था जी हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस यहाँ पे। सॉरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेल, देखिए जी इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या बातें कर रहा है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि द बैलेंस इन जब्बार्स कैश अकाउंट ऑन 30th June shows an asset of 1.66 million। अब आपका नाम है जी जब्बार, आपके पास जो बैलेंस कैश अकाउंट में, अब वो जानबूझ के लफ्ज़ ऐसे बोल रहा है जो कि आपको तंग करें, लेकिन अब आप मैच्योर हो गए हैं। अब आपको मालूम है कि कैश अकाउंट कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जी हमारे पास जो बैंक कॉलम कैश अकाउंट के अंदर बना हुआ है या कैश बुक में बना हुआ है उसमें वो एसेट नज़र आ रहा है। अब फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि इसका मतलब है कि बैंक में वो लायबिलिटी के तौर पर नज़र आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? बैंक की बुक्स में वो लायबिलिटी के तौर पर नज़र आने का मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस नज़र आना चाहिए। ये फ़ौरन हमारे जहन में आ जानी चाहिए बात, और ये बात भी हमारे जहन में आ जानी चाहिए कि ये हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस है। इस पे कोई एम्बिग्यूटी किसी बच्चे को क्लियर है? हिज बैंक स्टेटमेंट
His bank statement showed an overdraft of 450. उसकी बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट शो कर रही है। लो भाई, ये तो मसला हो गया। अब सबसे पहले इस मसले को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। देखिए बेटे, हम दो बुक्स बनाने जा रहे हैं। ये मसला मैं इस ब्रैकेट में डिस्कस करूंगा, इसलिए सारा फोकस आपका इस तरफ होना चाहिए। ये है बुक्स ऑफ जब्बार, जो मैं सैम्पल कंपनी कहा करता हूँ, या जो आप एज एन अकाउंटेंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आप इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आप ये बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अब ये जब्बार जो है वो इसको जब मेंटेन कर रहा है, कैश बुक को या बैंक बुक को, उसने कुछ डिपॉजिट्स करवाए और कुछ उसके जो हैं वो विड्रॉवल्स हैं। यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट है, और यहाँ पर उसका एसेट का बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड के तौर पर। मैं कुछ डमी डेबिट एंड क्रेडिट लेने जा रहा हूँ बेटे। क्लोजिंग बैलेंस मैंने 1,660,000 का लेना है, रुपीज़ इन थाउजेंड। मैं समझता हूँ कि जी मेरे पास जो डिपॉजिट्स हुए वो फॉर द सेक ऑफ ईज़ मैं आसान वाली अमाउंट लेता हूँ, 5,000 के हुए, और जो विड्रॉवल्स हुई वो 3,340 की विड्रॉवल्स हुई। ओके, और जो ये डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट में फर्दर मैं एक चेंज लेकर आता हूँ। एक चेंज लेकर आते हैं, अभी मैं ज़रा बताता हूँ आपको। इसमें एक डिपॉजिट है 2,110 का, मैं जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, और बाकी का डिपॉजिट है आपका 2,890 का। ये दो अमाउंट्स मिलके 5,000 बनती हैं। आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशंस चाहिए होंगी इस वक्त। ये है हमारा हबीब बैंक। ये हबीब बैंक का अकाउंटेंट बैठ के हमारी अकाउंटिंग कर रहा है जी, अपनी टेबल पे बैठा हुआ। ये हबीब बैंक है। उसने हमारा एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है जिसमें के जब्बार के नाम से अकाउंट नज़र आ रहा है, और उसका अकाउंट नंबर, जो भी आप जैसे बैंक ऑपरेट करते हैं तो एक अकाउंट नंबर आपको असाइन हो जाता है ना, वो अकाउंट नंबर आई बैन कह लें अब आजकल की ज़ुबान में, आपको आई बैन जो है वो एक अलॉट हो गया। वो शो कर रहा है कि जी आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो 2,890 के हैं, और जो विड्रॉवल्स हैं वो 3,340 की हैं।
क्या बैलेंस आता है आपके पास कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर 450 का। ओके, विड्रॉवल्स ज़्यादा हुई हुई हैं। अब यहाँ पर आप लोग के ज़हन में जो क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि पहले आपकी ज़ुबान से कन्फ्यूजन सुनूं। आपकी अटेंशंस मुझे तभी पता चलेंगी और मुझे उस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने का भी तभी मज़ा आएगा। जो कन्फ्यूजन है वो बताओ बेटे। किसी बच्चे के, एक स्मार्ट बच्चे के जहन में कोई कन्फ्यूजन आ रही है? जी अब्दुल हादी बताओ, आपके जहन में क्या आ रहा है? सर फिलहाल तो यही है, वहाँ पर डिपॉजिट से पहले वो ज्यादा हुए थे, यहाँ पर डिपॉजिट सिर्फ कम है। वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 1660 था, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 450 है। तो इन्हें हमारे अकाउंट्स ही नहीं सेम हो रहे दोनों थे। सेम नहीं हो रहे, अच्छा। अभी खदीजा आप बताओ बेटे, आपके जहन में क्या आ रहा है? सर मुझे बैलेंस का हो रहा है। बैलेंस का है? जी अच्छा, अभी ये हमज़ा भी कुछ बताना चाह रहे हैं। हमज़ा का भी ऑन है माइक। जी बेटे। बैंक में हमारे जो डिपॉजिट थे वो कम थे, विड्रॉल ज़्यादा हो गए। बैंक में डिपॉजिट्स कम थे, विड्रॉवल ज़्यादा हो गए। ओके, अब्दुल्ला नासिर बताओ बेटे। सर ये जो 2110 की जो डिपॉजिट है ये किधर गई, ये नहीं समझ आ रही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साकिब आप बताओ बेटे। ये अब्दुल्ला आपने बड़ा अच्छा, मैं चाहता था कि इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हो। अब्दुल्ला नासिर ने बिल्कुल सही कहा कि डिपॉजिट कहाँ गायब हो गए भाई। ठीक है, तो आप बताओ। साकिब आर यू देयर बेटा? साकिब अरसलान सो गया शहजादा? नहीं हाँ 10 फिर। सर 2000 वाला जो है 2110 वाला ये सर अनकलेक्टेड होगा फिर, यानी कि ये एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। रुवैम आप बताओ बेटे। जी खतीजा बिल्कुल ठीक है। बस अब असल में ना सब बच्चों को समझ आ गई हुई है। मैं असल में आपकी अटेंटिवनेस थोड़ा सा देख रहा हूँ। रुवैम आप बताओ बेटे, आपका क्या इसके ऊपर ज़हन है? रुवैम आर यू देयर बेटे? सर वही डिपॉजिट्स वाला पॉइंट, डिपॉजिट्स का डिपॉजिट्स वाली बात है। लारेब आपके जहन में कोई बात आ रही है शेयर करने वाली? लारेब आर यू देयर बेटे? सर चैट बॉक्स में इसने एक क्वेश्चन किया हुआ। चैट में किसने क्वेश्चन किया हुआ है? चैट बॉक्स में है सर, कैरी फॉरवर्ड डेबिट साइड पर नहीं होना चाहिए बैंक अकाउंट के। हाँ यही तो रोला है, यही तो रोला है मेरी जान। मैं भी यही कह अब मैं भी सर यही कहता कि बैंक की तरफ से लायबिलिटीज हैं, तो ये बैलेंस जो है ये दूसरी साइड पे नहीं आना। हाँ तो ऐसे आंखें बंद करके तो नहीं ना बैलेंस दूसरी साइड पर आना। अब देखो, अब मेरे सारे बच्चे ज़रा तवज्जो से सुने, सारे बच्चे तवज्जो से सुने अब बात को। देखो बेटे, बात ये है कि आपने 2890 बैंक में जमा करवाए, बैंक में जमा हो गए, यहाँ तक तो बात हो गई। आपने 2110 बैंक में जमा कराए, लेकिन वो 2110 बैंक में जमा नहीं हुए। पहली बात तो ये कि ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। क्यों नहीं हुए? अगेन आपने सपोजली ये लास्ट डेट्स में किए होंगे, तो ये आपके क्लियरिंग हाउस में पड़े हुए हैं। अभी क्लियरिंग हाउस टेक्स 3 वर्किंग डेज, तो वहाँ पर क्लियरिंग हाउस में पड़े हुए हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। हो जाएंगे, टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है।
जो बात जहन में आती है कि अगर हमारे पास बैंक में पैसे 2890 के हैं, बैंक हमें 3340 कैसे विड्रॉ करने की इजाज़त दे देता है। हमने सैलरीज के चेक्स दिए, अकाउंट्स पेबल्स को चेक्स दिए वगैरह वगैरह, बैंक ने बड़ी खुशी से पेमेंट कर दी। ये बात क्या है? देखें बेटे, आपको जब हमने डिस्कस किया था 3 कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम, तो उसमें हमने देखा था ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी होता है। बताओ कोई बच्चा मुझे याद दिलाए कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमने पढ़ा था उस वक्त। सर बैंक हमें अलाउ करता है कि जब यस, बोलो बेटे, थोड़ा सा मजीद बोलो इस पे। जब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे बैंक में जब भी इसके बाद जो भी कस्टमर है जिससे भी हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो जो भी हमारा ओवरड्राफ्ट होगा बैंक हमारे पैसे में से वो कट कर लेगा, जितने भी हमने एक्स्ट्रा बैंक से लिए हैं। यस, तो ये क्यों भला वो करता है? क्योंकि बैंक ने हमें एक फैसिलिटी दी होती है, ठीक है, फैसिलिटी दी होती है हमें टू ओवरड्रॉ बेस्ड ऑन अ सिक्योरिटी ऑब्वियसली। और हमने वो फैसिलिटी क्यों ली होती है? क्योंकि हम भाई बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी हमारी कलेक्शंस जो हैं वो लेट हो सकती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अब ये कलेक्शन आ गई है लेकिन आखिरी दिनों में आई है, हमने बैंक में जमा करा दिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक का बैलेंस होना चाहिए था 1660 हमारा एसेट, और वो बैंक की बुक्स में लायबिलिटी होना चाहिए था। लेकिन बैंक कह रहा है नहीं जी मेरा भी एसेट है। बैंक भी उसे एसेट कह रहा है। क्यों एसेट कह रहा है? बैंक की बुक्स में नज़र आ रहा है कि रिसीवेबल है। देखो ना, बैंक ने डेबिट किया हुआ है आपको 3340 से, और बैंक ने आपको क्रेडिट किया हुआ है 2890 से। सही है, बैंक ने आपसे 450 लेने हैं क्योंकि ज़्यादा विड्रॉ कर लिए हुए ना आपने बैंक से। ये पॉइंट क्लियर है? आपने बैंक में 2890 डिपॉजिट करवा के 3340 ले लिए हैं, तो अब बैंक कहेगा ना भाई मुझे 450 वापस करो। तो वो जो बैंक कहेगा 450 वापस करो, तो बैंक की बुक्स में वो एसेट ही है ना। ले जी, हैविंग सेड दैट, अब आए आप आगे। अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। अभी भी अगर किसी बच्चे ने कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो आई मे ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन, अदरवाइज मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, कहता है अब ये जो डिफरेंस आया ऑन रिकनसाइलिंग द कैश अकाउंट। अब अगेन आपकी बुक बार बार कैश अकाउंट ही बोल रही है, कोई बात नहीं, हम माइंड नहीं करते। हमें पता है कि कैश अकाउंट का मतलब कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक है या बैंक अकाउंट है या बैंक बुक है, व्हाट्सएवर। ऑन रिकनसाइलिंग द कैश अकाउंट ही डिस्कवर्स फॉलोइंग, द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट। अब देखो, ये कैश अकाउंट में एक गलती है, मिस्टेक है। तो मिस्टेक के बारे में मैंने क्या बात की थी कि हम कैश बुक को एडजस्ट करते हैं, तो इसको तो फ़िलहाल मिस्टेक लिख के छोड़ दो। A total on the receipt side of the cash account 2475 had been brought forward as 4275। अगेन कैश अकाउंट में अकाउंटेंट ने गलती की है भाई, अकाउंटेंट की गलती है ना। तो जो अकाउंटेंट ने गलती की है वो कैश अकाउंट में दुरुस्त होगी, उसका बैंक के साथ रिकन्सिलिएशन का कोई इशू नहीं है। उसके साथ तो हमने अपनी कैश बुक में गलती की है, उसको ठीक करेंगे। अ चेक रिसीव्ड बाय जोवानविच फॉर 220 हैड बीन बाउंस्ड, वापस आ गया। बाउंस का मतलब होता है डिसऑनर होना, डिसऑनर मतलब रिटर्न होना। बाउंस बैक हो गया ना, लफ्ज़ बाउंस भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अब देखो क्या हुआ, आपने एक चेक रिसीव किया, इसको हम जब्बार की बुक्स के अंदर ही देख रहे हैं। जब्बार की बुक्स में आप अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और आपने एक चेक रिसीव किया। आपने कहा कि जनाब चेक रिसीव किया, बैंक अकाउंट को डेबिट करो, और अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या नाम है हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल का? जोवानोविच। अकाउंट्स रिसीवेबल जोवान को आपने क्रेडिट कर दिया
220 से। ऑब्वियसली ये आपने चेक जो है बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा होगा, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि जी वो इसको क्लियरिंग हाउस में डाले। अब ज़रा थोड़ा सा कहानी साथ साथ जोड़ते जाएं। आपने जो जोवैन से चेक रिसीव किया था वो बैंक में भेजा, बैंक ने क्लियरिंग हाउस में भेजा कि जी जोवैन के बैंक से ये पैसे लेकर आओ। अब जोवैन के बैंक में जब गए तो पता चला जी जोवैन साहब के अकाउंट में 220,000 रकम नहीं है। चेक बाउंस हो गया, वापस आ गया, उछलता हुआ आपके पास वापस आ गया, बाउंस हो गया। अब जब बाउंस हो गया तो आप मुझे बताएं ज़रा, ये चेक जनाब बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक, ओके, ये वाला चेक कलेक्ट नहीं हुआ, बाउंस्ड बैक। जब बाउंस बैक हो गया तो आप माफ़ कर देंगे जोवैन को? नहीं, आप कहेंगे भाई जोवैन मियाँ ये क्या हरकत की है, आपका तो चेक वो कहेगा और रियली वेरी सॉरी देयर वाज सम मिस्टेक, मैंने वो चेक जो है कहीं से पैसे लेने थे, वो पैसे मेरे बैंक में आए ही नहीं, रियली सॉरी, आप मुझे 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते 1 महीना कुछ टाइम दे दें, मैं आपके पैसे दे दूँगा। आपने कहा ठीक है जनाब, हम आपको अपनी बुक्स में दोबारा से अकाउंट्स रिसीवेबल के तौर पर डेबिट कर रहे हैं, और जो हमने बैंक को डेबिट किया था उसको हम वापस क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। ये तो अब जब कभी जवान साहब पैसे देंगे तो तब हम दोबारा से बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। लिहाजा जो बैंक को डेबिट किया उसको हम अपनी कैश बुक में अब क्रेडिट करके मामला ख़त्म करेंगे। इसी को डिसऑनर्ड चेक भी कहते हैं। ठीक है बेटे, अभी जो पूछा था शायद खदीजा ने पूछा था मॉर्निंग में सबसे पहला क्वेश्चन कि डिसऑनर्ड चेक क्या होता है। जी बेटे समझ आ गया? ऐसा नहीं है कि बैंक कंपनी से चेक रिसीव किया था? दोबारा थोड़ा ऊंची बोलो बेटे। तो ये स्टेटमेंट से मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि जोवेंच ने कंपनी से बैंक चेक रिसीव किया था। नहीं 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 नहीं, देखो क्या लिखा हुआ, अ चेक रिसीव्ड बाय जोवैन, इन अ वे चेक रिसीव्ड फ्रॉम जोवैन। ठीक है, जब्बार ने जोवैन से रिसीव किया था। ठीक है, 4220 हैट बाउंस्ड। अगर होता ना कि चेक पेड टू जो होता, वो चेक पेड टू जोवैन होता है यहाँ पर, कि चेक पेड टू जोवैन जो है वो हमारे अकाउंट से वापस आ गया, बाउंस हो गया, तब हमने पेमेंट की रिवर्सल करनी थी। अब हम जो रिसीव किया था उसकी रिवर्सल करेंगे। बस समझने की बात यह है कि ये रिवर्सल जो है ये हम अपनी कैश बुक में एडजस्टमेंट के तौर पे करेंगे। ठीक है, रिवर्सल एज एन एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑब्वियसली। ओके, वेल हम साथ साथ इन बातों को समझते जा रहे हैं। ये भी जो है सॉर्ट ऑफ हमें एडजस्टमेंट करनी है, इसको मैं मिस्टेक के ही ज़ुमरे में ले लूँ या एडजस्टमेंट के ज़ुमरे में ले लूँ, लेकिन बहरहाल ये हमारी कैश बुक में एडजस्टमेंट है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बैंक चार्जेस 184,000 के हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट, तो ये तो हमारी मिस्टेक है ना भाई, हमें चाहिए था ना बैंक चार्जेस को लिखते। हमने देखा जब बैंक स्टेटमेंट में, तो बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस हमें चार्ज हुए थे। अब इसके नाम से देखो, बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है ना कि इनकम है? ऑब्वियसली एक्सपेंस है। बैंक हैज़ चार्ज्ड एन अमाउंट अगेंस्ट द सर्विसेज बैंक प्रोवाइडेड टू अस, तो ये चार्जेस हमने बैंक को पे करने होते हैं। इसके लिए बैंक चार्जेस एज एन एक्सपेंस डेबिट होंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे अपनी बुक्स के अंदर कि हमारे बैंक बैलेंस में इतनी कमी हो गई, और बैंक ने क्या किया होगा, हमें डेबिट किया होगा, क्योंकि उन चार्जेस के अगेंस्ट बैंक को इनकम हुई और वो इनकम उसने हमसे रिसीव करनी है, लिहाजा हमें डेबिट करेगा ना।
और अपनी इनकम को क्रेडिट करेगा। वो उसके लिए चार्जेस सर्विसेज जो हैं बैंक सर्विसेज के अगेंस्ट वो चार्जेस ले रहा है, वो बैंक सर्विसेज जो भी उसने दी होंगी अपनी इनकम को क्रेडिट करेगा, हमें डेबिट करेगा। हम बहरहाल बैंक के अकाउंटेंट नहीं हैं, हम जब्बार के अकाउंटेंट के तौर पर देखेंगे कि बैंक चार्जेस हमें एक्सपेंस के तौर पर डेबिट करने हैं और अपने बैंक को क्रेडिट करने हैं। अभी जब इसकी बारी आएगी मैं इसको डेबिट क्रेडिट करके आपको दिखाऊंगा। फिर वो बात करता है ई में कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे 520 के हैं और अनक्लियर्ड चेक्स या अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स हमारी 626 की हैं। लॉजमेंट्स अगेन जो आपने चेक बैंक में जमा करवाए हुए हैं वो क्लियर नहीं हुए। ले बेटे ये बात अब हम सॉल्यूशन के तौर पर आगे लेके चलते हैं इसकी पॉइंट को, और इसका सॉल्यूशन करने के लिए दो काम हमें पैरेलल करने हैं। एक तो हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, इसको हम कहेंगे एडजस्टेड कैश बुक, ऑब्वियसली बैंक कॉलम, और दूसरा हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। एज ऑन हमारी डेट क्या है 30th जून, एज ऑन 30th जून, 30th जून जो भी ईयर है उसको आप इस तरीके से लिख दें। ये हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। आप थोड़ा सा खूबसूरत प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको लाइन ड्रॉ कर दें, रुपीज़ इन थाउजेंड, इधर भी आप रुपीज़ इन थाउजेंड लिखिए, रुपीज़ इन थाउजेंड लिखिए। एग्जामिनर ये आदत बना लो बेटे, इसको आदत बना लो कि आप मार्कर यूज़ करें ना करें, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आप इस तरीके से प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर के हाँ यार इस बंदे को पता है कि खूबसूरती किसको कहते हैं। ओके वेल, कह रहा बैलेंस जबार की बुक्स में जो है 1.660 है। एसेट यहाँ पर आप इसको रीओपन करें, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1660, और वो कहता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। अभी हम डिस्कस कर चुके सारी बात। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट डेबिट 450। ठीक है बेटे, 450 ओवरड्राफ्ट डेबिट होगा। अगर ये रेगुलर बैलेंस होता तो ऑब्वियसली क्रेडिट होता है, इस पर हम बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं अभी। ऑन रिकंसाइलिंग द कैश अकाउंट ही डिस्कवर्ड फॉलोइंग, डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200। डेबिट साइड अंडरकास्ट, जब टोटल किया हमने तो टोटल करने में हमें लगा कि 200 हमने कम इसमें टोटल साइड पे लिखा है। कास्टिंग कहते हैं टोटल, कैलकुलेट पकड़ के टिक टिक करने को कास्टिंग कहते हैं बेटे, ये बात मेरी याद रखिएगा। कैलकुलेटर पे जो हम प्लस माइनस करते हैं उसको हम कास्टिंग कहते हैं। तो अंडरकास्ट हुआ कैश बुक, डेबिट साइड अंडरकास्ट हुई तो आप उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद कहता है अ टोटल ऑन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक जो कि 2475 का था, हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड एज 4275। ट्रांसपोजिशन एरर है। अब अगेन ये एक एरर है, इसको आप एरर को करेक्ट करेंगे अपने पास। क्या एरर है कि आपने रिसीट साइड पर यानी कि कैश बुक की डेबिट साइड पर, अब जानबूझ के वो आपसे खेल रहा है, आपको डेबिट क्रेडिट नहीं बता रहा, कह रहा है कि रिसीट साइड पर आपने 2475 हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, हैड बीन, अब अंग्रेजी भी साथ साथ आपकी ठीक होनी चाहिए बेटे, उसने उसको 4275 लिख दिया। 4275
कितना ज़्यादा लिख दिया, 4275 माइनस 2475, 1800 उसने रिसीट साइड पर ज़्यादा लिख दिया। ठीक है बेटे, आप उसको ऑपोजिट साइड पर लिख देंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे रिसीट साइड ओवरस्टेटेड। ठीक है, सिंपल इंग्लिश लिखें, ओवरस्टेट हो गई, रिसीट साइड ओवरस्टेट होगी 1800 से। अच्छा, एक छोटा सा काम मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि रेफरेंस ज़रूर दे दें कि यहाँ पर आपने जो काम किया है वो आपने ए में जो बयान हुआ था वो काम किया, और ये बी पॉइंट में जो बयान हुआ था वो काम किया, दोनों हो गए हमारे। अ चेक रिसीव्ड बाय जोवानोविच फॉर 220 हैड बाउंस्ड, ये बात हमने डिस्कस की, ये देख लीजिए। अब आप 220 से चेक जो आपने जोवानोविच से लिया वो चूँकि बाउंस हो गया, अब आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। चेक बाउंस्ड ही लिखते हैं आप 220 से। ओके, डिस्कशन इसके ऊपर बड़ी हो गई है। उसके बाद कहता है बैंक चार्जेस 184 के ओमिट हो गए। अब देखो बेटे, बैंक चार्जेस मैंने आपसे पहले बताया कि आपके लिए एक्सपेंस हैं। ओमिट हो गए का मतलब है कि आपने डेबिट क्रेडिट किया ही नहीं। तो बैंक चार्जेस बहुत गौर से देखिएगा, समझ नहीं आएगी तो आप 10 मरतबा पूछेंगे, मैं 10 मरतबा बताऊँगा आपको। एक्सपेंस में इंक्रीज़ है, देयरफॉर डेबिट होंगे, और आपका बैंक आपको चार्ज कर रहा है, बैंक आपका एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ है, देयरफॉर वो जो बैंक चार्जेस हैं 184 के वो आपके एक्सपेंस को डेबिट होंगे और बैंक को क्रेडिट होंगे। कहता है इसकी डबल एंट्री नहीं हुई। अब ज़रा थोड़ा सा अकाउंटेंट बन के सोचिए, 100% अटेंशन चाहिए, अकाउंटेंट बन के सोचिएगा। अगर ये एंट्री पास ना हुई हो, क्या आपकी जबार की प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट बताएगी? यस और नो? एक एक्सपेंस ही नहीं लिखा ना, आपने एक एक्सपेंस ही ओमिट कर दिया। आप इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, वो एक्सपेंस ही नहीं लिखा भाई आपने। अब जब वो एक्सपेंस ही नहीं लिखा तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हाँ ओवरस्टेट हो जाएगा। तो अब आप एक्सपेंस को जो है वो रिकॉर्ड करें। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक में बेटे ये अब आपका डी पॉइंट जो है बैंक चार्जेस, ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी कुछ भी नहीं लिखनी, सिर्फ लिखना है कि बैंक चार्जेस जो हैं वो अब यहाँ पर आपके नज़र आएंगे 184 के। उसके बाद अब दो बातें जो ई में हैं वो बैंक रिकन्सिलेशन से मुतल्लक हैं। देयरफॉर हम यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस कर लें, बेशक अभी कर लें, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि जी अगली दोनों बातें जो हैं उनका ताल्लुक बैंक रिकन्सिलेशन से। प्लस 200 1860, साथ साथ बेटे डबल चेक करते चले जाइएगा, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, कास्टिंग एरर इसको कहते हैं। 344 माइनस 1800 माइनस 220 माइनस 184। अच्छा भाई, ये बात हमें टोटल करने से पता चली कि हमारा तो जो है वो बुक्स में भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने जब फैसिलिटी जो ली हुई है तो बुक्स भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस कर रही हैं, तो क्रेडिट साइड हैवी है। तो हम फिर पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। 1800 प्लस 220 प्लस 184, 2204। ओके, ये दूसरी साइड पर लिखा 2204, और हमारे पास बैलेंस आ गया कैरी फॉरवर्ड। जी बेटे 344 का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ गया, यानी कि हमारी लायबिलिटी है कि जी हमने बैंक से ओवर ड्रॉ कर लिया हुआ है। इतने पैसे जमा नहीं करवाए जितने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, हमारी एक फैसिलिटी ली हुई थी। अब देखने के क्या बैंक रिकन्सिलिएशन भी यही बात कर रही है हमारे साथ, बैंक को रिकन्साइल करें तो भी यही बात कर रही है। देख लेते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स।
और अनकलेक्टेड चेक्स, यही दो रीजंस है ना, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकलेक्टेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 520 के, डेबिट होंगे, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनप्रेजेंटेड क्यों डेबिट होंगे, इसलिए अब दोबारा नहीं बोल रहा। और अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, अनकलेक्टेड चेक्स हैं 626 की, क्रेडिट होंगी 626। और अब आप देखिए डेबिट डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, डेबिट 450 प्लस 520 माइनस 626, हमारे पास 344 आया, डेबिट आया। ठीक है, हमारी बुक्स में क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, दैट्स वंडरफुल। अब इस बैलेंस को नीचे लिख दो, बैलेंस, ये जस्ट अपने आप को तसल्ली देने के लिए लिखते हैं, इसका कोई प्रेजेंटेशन से ताल्लुक नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओडी, ओडी स्टैंड्स फॉर ओवरड्राफ्ट। हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है 344 का। लो बेटे, ये हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी वही बात बता रही है, हमें तसल्ली हो गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दूर हो गई। अब हम कोई झगड़े में नहीं है बैंक के साथ, जो हमारी गलतियां थी हमने अपनी कैश बुक को अमेंड कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और जो टाइमिंग डिफरेंसेस थे उसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हमने उसको मैनेज कर लिया। तो हम बिल्कुल तसल्ली में आ गए कि दोनों बैलेंसेस हमारे करेक्ट हैं, आपस में टैली करते हैं। एक का एसेट है तो दूसरे का लायबिलिटी होना चाहिए ना। देखो ना बेटे, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मेरे लिए रिसीवेबल हैं, आपके लिए पेएबल हैं। आप कहेंगे यस सर मैंने आपके पैसे देने हैं, आपके लिए लायबिलिटी है। तो मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा, आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होगा ना। ठीक है, ये बात सबको समझ आती है? यस सर। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स प्लीज? कोई सवाल मेरे बच्चों की तरफ से? इफ ऑल गोइंग गुड तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बेटे अभी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, देखने में तो छोटा सा है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, कहता है कंपनी रिसीव्स अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट हमें क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है 7.4 मिलियन का। ओके, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट्स अकाउंटेंट डिस्कवर्स दैट द बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर 16.2 million and banked, or checks payments to suppliers 18.5 million. The bank statement also shows bank charges of 250 which have not yet been recorded in the ledger. What is the current balance on the cash book? लो जनाब, सादा सी बात है, इसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि जी हमारी बैंक स्टेटमेंट ये शो कर रही है, हम फ़ौरन इसकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की तरफ आ जाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्या डेट है जी? एज ऑन, उसने डेट नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, डे मंथ ईयर के आप निशान लगा के बात को शुरू करें। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट is credit 7.4 million rupees in 1000. Okay,
ओके, ओके, हमें वो कह रहा है कि जी क्या हुआ, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट्स अकाउंटेंट डिस्कवर्ड दैट बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो चेक्स फ्रॉम कस्टमर्स। अब कस्टमर से जो चेक रिसीव हुआ आपने बैंक जमा करा दिया, तो अनकलेक्टेड चेक है ना, अनकलेक्टेड चेक बैंक में नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप उसको क्रेडिट करेंगे 16.2 मिलियन से बैंक। और चेक पेमेंट टू सप्लायर्स 18.5 मिलियन, आपने चेक जो पेमेंट की वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई, वो अनप्रेजेंटेड चेक है। आप उसको डेबिट इम्पैक्ट देंगे। ये बात डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आएगी या पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। 18.5 मिलियन। उसके बाद बैंक चार्ज, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो शोज बैंक चार्जेस। हम बैंक चार्जेस को कहाँ पर लिखते हैं जी? कैश बुक में। तो यहाँ पर अब पहले कैश बुक का बैलेंस हम देख लें कि हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए। दोनों क्रेडिट्स को टोटल करें, 7400 प्लस 16200, दोनों क्रेडिट्स को टोटल करके माइनस करें 18500, 5100 हमारा करेक्ट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप लिखें बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं जानबूझ के एक लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, आफ्टर एडजस्टमेंट्स डेबिट 5100। जी बेटे, यहाँ तक पहले मुझे बताइए कि बात समझ आती है, और जितनी हम बातें डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि कैश बुक में कौन सा बैलेंस, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बनाने जा रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक। अब कुछ बच्चे तंग होंगे और कुछ बच्चे फ़ौरन समझ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जो तंग हों बच्चे वो मुझसे प्रॉमिस करें कि वो मुझे फ़ौरन क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। आई विल नेवर माइंड। कभी ये ना सोचिएगा कि यार सर तो पहले बता चुके हैं 3 मरतबा और मैं चौथी मरतबा पूछूंगा तो क्या होगा। प्लीज़, इस चीज़ को मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं करता। आप मुझसे 10 मरतबा पूछेंगे, मैं 10 मरतबा उसी पेशेंस के साथ बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ बेटे ना पूछ के अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी। वो ज़्यादती आपके साथ हो रही है क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, ओके। हमें वो ये कह रहा है, इसमें यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट बैंक चार्जेस भी शो कर रही है 250 के, विच हैव नॉट येट बिन रिकॉर्डेड इन द लेजर। तो बैंक चार्जेस के बारे में अभी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस एक्सपेंस को डेबिट होंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट होंगे 250 से। ठीक है बेटे, 250 से। अब अगले पॉइंट पे ज़रा बहुत तवज्जो चाहिए। ये वो पॉइंट है जो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों को जल्दी समझ ना आए, इसलिए आपने इस पॉइंट पे मुझसे भरपूर डिस्कशन करनी है। बेटे, ये जो आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंस है ये हमारा करेक्ट बैलेंस होना चाहिए कैश बुक का। देयरफॉर इसको मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, कैश बुक का एज डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे 5100 लिखने जा रहा हूँ। अब ये हमें शो करेगा कि हमारा कौन सा बैलेंस बैंक से टैली नहीं कर रहा था, जिसको हमने बैलेंस अनएडजस्टेड भी कहते हैं। अनएडजस्टेड बैलेंस जो कि एडजस्टमेंट से पहले था। मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट ये वाला बैलेंस है हमारा।
और ये अनएडजस्टेड बैलेंस कितना था 5350, इधर लिखा 5350 और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आ गया 5350। हाउस इज़ ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आंसर ये है हमारा। एक मरतबा दोबारा सवाल पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है व्हाट इज़ द करंट बैलेंस ऑन द कैश बुक। दिस इज़ द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट इन द मेन लेजर। इस एडजस्टमेंट से पहले, क्योंकि अभी बैंक चार्जेस की एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, तो हमारे पास एक बैंक में बैलेंस नज़र आ रहा था मेन लेजर में, वो हमने मालूम किया। कहानी दोबारा से मैं सुना दूंगा आपको। फ़िलहाल ये ज़हन में रखें कि बैंक स्टेटमेंट कह रही थी कि जी आपका बैलेंस है 7400। हमारी कैश बुक कह रही थी, जो कि मालूम हुआ ये एडजस्टेड कैश बुक में बैलेंसिंग फिगर मालूम करने पर, कि हमारी कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट कह रही थी कि हमारा बैलेंस है 5350। ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये झगड़ा था। ओके, इस झगड़े में हमने पहले अनप्रेजेंटेड अनकलेक्टेड चेक्स की रिकन्सिलेशन की, अनकलेक्टेड और अनप्रेजेंटेड चेक्स की, और फिर उसके बाद हमने बैंक चार्जेस की एडजस्टमेंट की, तो हमने देखा कि हमारे दोनों बैलेंसेस बराबर आ गए। ये बेटे कॉन्सेप्ट है इसका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या होती है। ओके, हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस प्लीज। गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग। एहसन, फैसल रज़ा, हमज़ा यूनुस, हारिस गौरी, हसीबा, काशिफ, खदीजा, हादी, कदीर, एवरीवन बेटे। सर ये क्वेश्चन था। जी हमज़ा। सर ये जो आपने डेबिट बैलेंस डाला है, ये आपने क्रेडिट साइड के ऊपर कैरी डाउन डाला है। जी बेटे। कैरी फॉरवर्ड डाला है, ये जरा समझा दीजिए। ये आप 5100 की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है? हेलो, ऐसे 5100 की बात कर रहे हैं ना बेटे आप? हाँ जी सर। जी जी सर। ओके, मैं इसका जवाब मैं लूँगा अपने ही किसी बच्चे से। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। सर आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। ओके, अभी आ रही है क्लियर आवाज़? ये किसी का माइक ऑन है ना? माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करें बेटे। किस बच्चे का माइक ऑन है? हमज़ा माइक ऑफ करो बेटे। ओके सर। ठीक है, अब मेरी आवाज़ क्लियर आएगी आपको बेटे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये समझा दें कि 5100 आपने यहाँ क्यों लिखा। ओके, फैसल आप बताओ बेटे 5100 मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्या समझ आती है आपको? सर जी वो लास्ट टाइम का बैंक था जो हम एज अ कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। एज ए हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स का वो कलेक्ट करके पूरा सोल्यूशन नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारा फाइनल बैलेंस है, फाइनल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड रिकन्सिलिएशंस, ये कहना चाह रहे हैं? ओके, हमारे पास और कौन बच्चा बता सकता है? एहसन बताओ बेटे, कोई और बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से? एहसन, साकिब आप बताओ बेटे। सर वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर जो आपने लाइन लिखी है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट, उससे ये लग रहा है कि एडजस्टमेंट करने के बाद जो बाकी बैलेंस आना है उसकी वजह से यहाँ पे आया। शाबाश, की वजह से लग रहा है कि ये यहाँ पे आया, बाकी नहीं समझ आ रहा है कि आया क्यों है। अच्छा वहीं से आया बेटे, वहीं से आया। देखो आपने सर लिखा ना आफ्टर एडजस्टमेंट। हाँ जी, आफ्टर कैश बुक का बैलेंस, सारा कुछ करने के बाद
बाद जो है बिल्कुल ये सही balance कहा वापस यहाँ पे आपने, आया। बिल्कुल सही कहा आपने। कैश बुक का बैलेंस हमने आफ्टर एडजस्टमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है ना, इसलिए यहाँ कैश बुक में क्रेडिट साइड कैरी फॉरवर्ड। नहीं नहीं नहीं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है बेटे। माइक साथ ऑफ कर दो बेटे, ताकि माइक साथ ही ऑफ कर दिया करो अपना। अच्छा देखो बेटे, बात ये है बैंक स्टेटमेंट का, सर आवाज बहुत कट कट के आ रही वो इसीलिए कट के आती है ना, माइक ऑफ नहीं करते बच्चे, माइक साथ ही ऑफ कर दिया करो बेटे। बात करने के बाद आप माइक ऑफ कर देंगे तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। ओके देखो बेटे, हमने बैंक स्टेटमेंट में रिकन्सिलेशन करके बैंक स्टेटमेंट का एक बैलेंस मालूम किया क्रेडिट। उसको हमने कहा कि अगर, अब ये बात याद रखना, अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। Since the bank statement is giving a credit balance, therefore the balance in cash book should be debit balance। ये बात है वो, तो हमने कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिख दिया। अब अगली बात है कि हमने अगर डेबिट बैलेंस किसी भी अकाउंट में, मैं यहाँ पर एक्स अकाउंट लिख रहा हूँ, एक्स अकाउंट में अगर मैंने डेबिट बैलेंस लिखना हो तो कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा ना, ओके। और अगर एक्स अकाउंट में या वाई अकाउंट में अगर मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखना हो क्लोजिंग, तो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा ना बेटे। ये बताओ, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जी सर, ये समझ में आ रहा है। तो आपको जब वो कह रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो बेटे कैश बुक का जो टी अकाउंट बन रहा है उसकी वो क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाएगा ना, एज कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ठीक है। वैसे यहाँ जी सर, क्लियर हो गया। हाँ नहीं है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होगा। जी हाँ, तो ये है वो बात बेटे जिसको कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक नई बात आ गई है कि उसने आपसे पूछा कि इन रिकन्सिलेशंस के बाद अगर हम कहें कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं इन रिकन्सिलेशंस के बाद, तो बताओ कि कैश बुक का क्या बैलेंस होगा जो कि एडजस्टमेंट से पहले था। तो आप इसको आफ्टर एडजस्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि फाइनल बैलेंस है ना बेटे, क्लोजिंग बैलेंस उसने मालूम कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस को आप लिखेंगे 5100 और जो एडजस्टमेंट है वो लेंगे, क्योंकि इससे पहले ये एडजस्टमेंट हुई तो ये बैलेंस आएगा। हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखें अपने दिमाग में कि ये सब के बाद का बैलेंस 5100 जो बैंक से रिकन्साइल हो रहा है, तो वो एडजस्टमेंट आप इसमें डाल के फिर आप बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस 5350 कैलकुलेट करेंगे, 5350 कैलकुलेट करेंगे। लो बेटे जान, ये थी हमारी गुफ्तगू इस क्वेश्चन के बारे में। अब ओके, टाइम इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। अभी एक और क्वेश्चन चैट बॉक्स में था लारेब की तरफ से, गालिबन लारेब कह रहे हैं कि जी अनकलेक्टेड और अनप्रेजेंटेड समझा दें। लारेब बेटे माइक ऑन करो और मुझे थोड़ा सा क्लियर करो कि क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं आप। सर इसके मीनिंग्स वगैरह नहीं मुझे समझ आए कि ये मतलब कि क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड के वर्ड्स में। ओके आप बेटे मुझे बताएं, कल का लेक्चर अटेंड किया था आपने? नहीं सर, कल का लेक्चर मिस हो गया था। हाँ ये हुई ना बात। चलो कोई नहीं, मैं आपको कल के लेक्चर में से ही फिर बात बताता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। कल का लेक्चर मैंने वैसे वो भेजा था, उसके अंदर स्लाइड्स उसकी वो आपने बेटे डाउनलोड कर ली थी? यस सर, वो तो पीडीएफ आई थी। जी बेटे, ये अब आप देखिएगा ज़रा। ये कल का लेक्चर हमारा बताता है कि जी झगड़ा जो है वो दो बुनियादों पर होता है, एक कोई गलती हो जाती है और एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर
डिस्कस की थी। बाय द वे कल के लेक्चर में ला रहे आपने देखना है कि इन चीज़ों को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अनकलेक्टेड चेक को अनक्रेडिटेड और अनक्लियर्ड भी कहते हैं, अनप्रेजेंटेड को अनपेड, अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। मैं मज़ीद बात को पीछे लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ से कल का लेक्चर शुरू होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। हम ये देखते हैं कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में जो फ़र्क नज़र आता है उसमें, जैसा कि मैंने आज भी सबसे पहले शुरू में ये पॉइंट क्लियर किया कि एक सीनियर अकाउंटेंट जो है वो जूनियर अकाउंटेंट को बात समझा रहा है कि जी भाई जो चेक बैंक में जमा करवाया ये 700 का, अगर बैंक में जमा नहीं हुआ तो झगड़ा ना करो, वो बाय द टाइम अगली तारीख में, ये जो नेक्स्ट मंथ है ये 1 फरवरी, बैंक में कलेक्ट हो जाएगा। आपने चेक रिसीव किया रिसीवेबल से, डेटर से, बैंक में जमा कराया, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये आपने किया 30 जनवरी को। ला रहे बा बहुत तवज्जो में रहिएगा बेटे। 30 जनवरी को चेक रिसीव किया और आपने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। आपने तो अकाउंटिंग एंट्री ठीक पास की ना, बैंक डेबिट और अकाउंटेबल क्रेडिट, लेकिन वो क्लियरिंग हाउस में फंस गया, जाके क्लियर हुआ क्लियरिंग हाउस से 2 फरवरी को। अब 31 जनवरी को एक झगड़ा पैदा हो गया। आप कह रहे हैं कि मेरे बैंक में 1600 बैलेंस होना चाहिए, बैंक कह रहा है जी आपका बैंक में 900 का बैलेंस पड़ा हुआ है। ये झगड़ा पैदा हो गया। इस झगड़े की रिकन्सिलेशन ये है कि वो जो 700 का फ़र्क है वो चंद दिनों में बैंक में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखिएगा इस डेट को तो झगड़ा है ना, 31 जनवरी 2020 को झगड़ा, वो जाके 2 फरवरी को क्लियर हो रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अनक्लियर्ड चेक, अनक्रेडिटेड। बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ इसलिए कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक, बैंक में क्लियर नहीं हुआ इसलिए कहते हैं अनक्लियर्ड चेक, बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए कहते हैं अनकलेक्टेड चेक। तो अनक्रेडिटेड भी कह सकते हैं, अनक्लियर्ड भी कह सकते हैं, अनकलेक्टेड भी कह सकते हैं। लारे बताओ बेटे, फ़िलहाल ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं अनप्रेजेंटेड की तरफ जाऊँगा। यस सर, हो गया। गुड। अब आए अनप्रेजेंटेड की तरफ। अब अनप्रेजेंटेड की कहानी यहाँ पर मैंने डिस्कस की थी। अब इस जगह से नीचे आपने देखना बेटे, इस जगह से, इस पॉइंट से नीचे देखना आपने अनप्रेजेंटेड के लिए। वो कह रहा है कि आपने पेमेंट की अपने क्रेडिटर्स को, अकाउंट्स पेबल को 250 की, वो क्रेडिटर्स गए बैंक में और बैंक से पेमेंट ले ली। ये 250 बैंक में प्रेजेंट हो गए। देखो चेक जब आप बैंक में प्रेजेंट करते हैं काउंटर पे जाके, तो फिर बैंक वाला टेलर जो है आपको पेमेंट करता है ना, आपने प्रेजेंट किया, पेमेंट हो गई। आपने अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट बैठा हुआ, आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे की 150 की, आपने कहा जी बैंक से पैसे ले लेना। सैलरी आपने कब पे की? 31, ये डेट मैंने लिखी हुई है, नज़र आ रही है डेट, 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को आपने सैलरी पे की 150 की। वो 150 का चेक आपने दे दिया स्टाफ को, भाई जाओ पेमेंट ले लो। जैसे ही आपने चेक दिया, आपने अपनी सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये बैंक में क्रेडिट नज़र आ रहा है ना, बैंक बुक में क्रेडिट नज़र आ रहा है 150 का। ऑब्वियसली सैलरी के लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट 150 हो गया होगा। अब वो साहब जो हैं वो बैंक में ही नहीं गए, बैंक में ही नहीं गए पेमेंट लेने के लिए, बैंक ने पेमेंट नहीं की। क्रॉस नज़र आ रहा है 31 जनवरी को, 31 जनवरी को वो साहब बैंक में ही नहीं गए पेमेंट लेने के लिए। वो जाते तो बैंक पेमेंट करता ना, वो साहब गए हैं 5 फरवरी को पेमेंट लेने के लिए। लिहाजा आप सच्चे हैं, आपने ठीक उसको रिकॉर्ड किया, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ इसलिए वो पेमेंट नहीं हुई। इसलिए ऐसे चेक को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो ये अनकलेक्टेड चेक्स बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, आप उसको क्रेडिट करके रिकनसाइल करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक बैंक में डेबिट नहीं हुए, आप उसको डेबिट करके प्रेजेंट करके समझते हैं कि अब ये प्रेजेंट हो गया। तो फिर आप देखते हैं कि बैंक का जो बैलेंस है आपके बैलेंस के इक्वल आता है। बताओ बेटे,
अब समझ आ गई? यस सर, आ गई है। गुड।